देखिए भैया, लास्ट क्लास में हमने भैया, भाई प्लीज बोलिए, ये भैया लास्ट क्लास में हमने रदरफोर्ड से एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वो कैलकुलेशन किया था। ठीक है भैया, कैलकुलेशन में न्यूमेरिकल किया था। ठीक है भैया, आज जो करने आ रहे हैं भैया वो बोर के बारे में पढ़ने आ रहे हैं। ठीक है भैया, बोर पोस्टुलेट्स। ठीक है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा एटम में। ठीक है भैया, बोर पोस्टुलेट्स के बारे में। चलो भैया स्टार्ट करते हैं भैया बोर पोस्टुलेट्स। बोर भैया, बोर पोस्टुलेट्स देखिए भैया, बोर पोस्टुलेट्स फटाफट भैया 3 पोस्टुलेट्स है। ठीक है भैया, पहले कॉपी करते हैं उसके बाद फिर समझेंगे, थोड़ा स्पेस छोड़ देना। ठीक है भैया, बोर पोस्टुलेट्स में फटाफट जल्दी लिखिए, पहले लिख लो उसके बाद फिर सीधा सीधा। ठीक है भैया, जल्दी से पहले लिख लीजिए, बोलेंगे भैया प्लीज, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। देखिए भैया, पहले पोस्टुलेट्स का नाम है न्यूक्लियर कंसेप्ट। न्यूक्लियर कंसेप्ट, पहले पोस्टुलेट्स का नाम है न्यूक्लियर कंसेप्ट। ठीक है भैया, न्यूक्लियर कंसेप्ट। देखिए भैया, एन एटम कंसिस्ट ऑफ a small and massive center core, an atom consists of a small and massive center core called nucleus, around which electron revolves, ठीक है, full stop. The centripetal force required for their revolution, the centripetal force required for their revolution is provided by electrostatic force. देखिए भैया, जो मैंने लिखवाया उसे एक बार सुन लीजिए। कह रहा है भैया, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, देखिए हर एटम होता है, एटम के सेंटर पर एक कोर होता है जिसको हम क्या कहते हैं भैया, न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग ऑलमोस्ट सारा का सारा मास इसी पॉइंट पर लाई करता है, और इसके चारों ओर क्या करता है भैया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। भैया अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो आपको पता भैया रिवॉल्यूशन के लिए कौन सा फोर्स चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर कोई चीज रिवॉल्व कर रही है तो वहां पर उसको रोटेशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और ये ध्यान रखना, कई बच्चों को सेंट्रीपिटल फोर्स पता ही नहीं होगा क्या होता है, तो बता दो भैया, सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी चीज को घुमा दे, द फोर्स विच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। देखिए भैया, कहीं रोटेशन मोशन हो रही है, ठीक भैया, तो जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है उसे हम क्या कहते हैं भैया, सेंटर। ये भैया पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है भैया, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स लगता है जिसको हम क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं भैया, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी भैया, सेंटर की तरफ, यानी यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के। यहाँ पे देखिए भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल में सेंट्रीपिटल फोर्स। वैसे आपको बता दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन में दूरी R स्क्वायर, यही क्या होगा भैया, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया, तो mv स्क्वायर अपॉन में R। ठीक है भैया, ये ध्यान रखना, इसको लिख लीजिए भैया नीचे फटाफट। लिखिए, कह रहा है भैया कि दोबारा से रिपीट कर रहा हूं भैया कि कोई भी एटम जो होता है उसके कोर में सारा का सारा मास और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज लगभग लाई करता है। ठीक है भैया, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, उसको रिवोल्यूशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी दिस फोर्स क्या है भैया, ये वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, और ये क्या भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। करो भैया फटाफट जल्दी से। फर्स्ट पोस्टुलेट जल्दी से। सेकंड पोस्टुलेट समझ में आ गया ना भैया, किसी को दिक्कत तो नहीं है। लिखिए सेकंड पोस्टुलेट, लिखिए क्वांटम कंडीशन। सेकंड पोस्टुलेट का नाम है भैया क्वांटम कंडीशन। क्या कहता है भैया क्वांटम कंडीशन,
देखिए भैया, कह रहा भैया मैंने एक इलेक्ट्रॉन को देखा, वैसे आपको पता भैया एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भैया? देखिए जब भी कोई चीज लीनियर पाथ में चलती है, जिसके पास मास और वेलोसिटी होती है, तो उसके पास जो मोमेंटम होता है, जो इम्पैक्ट फोर्स का इफेक्ट होता है, इस फोर्स के इफेक्ट को हम क्या कहते हैं भैया? मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स के इफेक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं। ठीक है भैया, फोर्स का इफेक्ट मोमेंटम कहलाता है या मोमेंटम का इफेक्ट फोर्स कहलाता है। ठीक है भैया, तो अगर मैं बात करूं भैया, तो भैया फोर्स जो होता है, ध्यान दीजिए भैया, मोमेंटम जो होता है वो मास और वेलोसिटी का क्या होता है भैया? प्रोडक्ट होता है। किसी बॉडी का मोमेंटम जितना ज्यादा होगा, वो टकराने के बाद उतना ही ज्यादा क्या लगाती है भैया? फोर्स लगाती है। ठीक है भैया, तो मोमेंटम क्या है भैया? इंपैक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का इंपैक्ट है, या मोमेंटम का इंपैक्ट कौन है भैया? फोर्स है। समझिए भैया, और ये क्या होता है भैया? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये मास और वेलोसिटी का क्या होता है भैया? प्रोडक्ट होता है। ठीक है भैया, तो देखिए भैया, जब भी कोई बॉडी सीधी लाइन में चलती रहती है, तो जब सीधी लाइन में चलेगी तो उसके पास मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट देगा मोमेंटम। लेकिन अगर वही बॉडी रोटेशन मोशन कर रही है, वही बॉडी रोटेशन मोशन कर रही है, तो उसके पास जो मोमेंटम रहेगा वो क्या कहलाएगा भैया? एंगुलर मोमेंटम। जो सीधी पाथ में जो मोमेंटम होता है उसे हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम, लेकिन जो रोटेशन मोशन में मोमेंटम होता है उसे क्या कहते हैं भैया? हम एंगुलर मोमेंटम। जो सीधे पाथ का, जैसे ये बॉडी इसका मास m है, ये v वेलोसिटी चल रहा है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा भैया? m इंटू में v। लेकिन एक बॉडी है जिसका मास m है, v वेलोसिटी से r रेडियस में घूम रही है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा भैया? mvr। इसको 11th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया था, सिस्टम ऑफ पार्टिकल वाले चैप्टर में। ठीक है भैया, mvr याद है? ठीक भैया, mvr याद नहीं है? अच्छा ठीक है, चलो भैया, तो ये लीनियर मोमेंटम है, ये क्या है भैया? एंगुलर मोमेंटम। हमें एक इलेक्ट्रॉन मिला जिसका मास क्या था भैया? हर इलेक्ट्रॉन का मास m ही होगा, एक जैसे ही होगा। ठीक है भैया, जिसका मास क्या था भैया? m, और जिसकी रेडियस क्या थी भैया? r, जिस ऑर्बिट में चल रहा था, और जिसकी वेलोसिटी क्या थी भैया? v। मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या किया भैया? क्या मिला मुझे? एंगुलर मोमेंटम। मैंने देखा भैया एक टर्म है h अपॉन में 2 पाई, क्या भैया? h अपॉन में 2 पाई, इसमें एक से मल्टीप्लाई किया, मान लीजिए मैं एक से मल्टीप्लाई कर, ठीक है भैया, एक से मल्टीप्लाई किया, अगर ये mvr 1 इंटू में 2h अपॉन में 1h अपॉन में 2 पाई के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, ये कहां घूम रहा था भैया? फर्स्ट ऑर्बिट में। कहां घूम रहा था भैया? चलो भैया दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए, ओए बेटा यहाँ पे इससे ज्यादा जो रुचि चल रही है, ठीक है, चल देखो, मेरे को एक इलेक्ट्रॉन मिला, उसका मास भी क्या होगा? m होगा, लेकिन हो सकता है उसकी रेडियस क्या भैया? अलग हो, r2 रेडियस में घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या भैया? v2 है। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया भैया? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है भैया, फिर हमने h अपॉन में 2 पाई एक टर्म है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया भैया? तो ये mvr अगर 2h अपॉन में 2 पाई के बराबर है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है? सेकंड ऑर्बिट में। कहां घूम रहा है भैया? समझ गए? चलो भैया एक और देख लो भैया, मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिला, उसका मास तो मिला, रेडियस मान लीजिए r3 है, और उस ऑर्बिट की जो जिसकी रेडियस r3 है, उसी में उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है भैया? v2 है। मैंने क्या किया? उस इलेक्ट्रॉन के मास, रेडियस और वेलोसिटी की आपस में क्या किया भैया? मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद h अपॉन में 2 पाई वाली टर्म में मैंने क्या किया? 3 से गुणा कर दी। अगर ये वाला mvr 3h अपॉन में 2 पाई के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा मुझे? थर्ड ऑर्बिट में। ठीक है भैया, थर्ड ऑर्बिट में। यही कहता है भैया, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम nh अपॉन में 2 पाई के बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन उसी n ऑर्बिट में घूम रहा है। अब मान लीजिए मैंने पहले दिए, जैसे मैंने बोला भैया, ये भैया क्या है? एक m v2 r2, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास वेलोसिटी क्या है? v2 है, रेडियस क्या है? r2 है। इसको मल्टीप्लाई किया और nh अपॉन में 2 पाई, h अपॉन में 2 पाई से, h अपॉन में 2 पाई में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने देखा भैया दोनों साइड क्या होगी भैया? बराबर आ गई। अगर ये दोनों साइड बराबर आ रही है, तो इसका मतलब क्या भैया? कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सी ऑर्बिट में घूम रहा है? सेकंड में। फिर दोबारा देखिए भैया, इलेक्ट्रॉन था, उसका मास m था, रेडियस कुछ भी थी, वेलोसिटी कुछ भी थी, हमने मल्टीप्लाई किया, और h अपॉन में 2 पाई से अगर मल्टीप्लाई किया 3 से, तो अगर दोनों साइड बराबर आ गई, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है? थर्ड ऑर्बिट में। ठीक है भैया, यही क्या कहते हैं भैया? क्वांटम कंडीशन
जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने की कंडीशन है। ठीक है भैया, इलेक्ट्रॉन की परमिटेड स्टेट क्या है भैया, यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन की परमिटेड स्टेट, परमिटेड मतलब ग्राउंड स्टेट, क्या भैया, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट वो स्टेट होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन बगैर एनर्जी रेडिएट किए रह सकता है, घूम सकता है। बाकी और ऑर्बिट में जाकर तो लगातार वो क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा, लेकिन अपनी ऑर्बिट में कभी भी वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। तो भैया ये ग्राउंड स्टेट यहाँ पे क्या होगी इस इलेक्ट्रॉन की, फर्स्ट। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट क्या होगी भैया इसकी, सेकंड। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट क्या होगी भैया, तो लिखिए भैया NH/2 जो है मतलब एक कांस्टेंट टर्म है, फिक्स टर्म है, ठीक है। इसे एंगुलर मोमेंटम कह सकता हूं। लिखिए भैया, एक मिनट भैया, लिखिए भैया, लिखिए भैया, ध्यान दीजिए। देखिए, ऑफ ऑल द पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट, of all the possible circular orbit, of all the possible circular orbit allowed by the classical theory, of all the possible circular orbit allowed by the classical theory, allowed by the classical theory, comma, the electrons are permitted, the electrons are permitted, the electrons are permitted to circulate, the electrons are permitted to circulate only in those orbit, only in those orbit in which, only in those orbit in which the angular momentum of electron, the angular momentum of electron, the angular momentum of electron, momentum of electron is an integral multiple of, is an integral multiple of, is an integral multiple of NH/2 pi, NH/2 pi is an integral multiple of NH/2 pi। देखिए भैया क्या कह रहा है भैया, दोबारा से देख लीजिए भैया। कह रहा है भैया अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 2 गुणे में H/2 पाई के बराबर आ गया, ध्यान दीजिए भैया, किसी भी इलेक्ट्रॉन का ये क्या एंगुलर मोमेंटम ही तो है, 2 गुणे में H/2 पाई के बराबर आ गया, तो यानी वो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, सेकंड ऑर्बिट। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 3 गुणे में, सॉरी वैसे तो 2 लिखा हुआ है, 3 गुणे में H/2 पाई के बराबर आ गया, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है भैया, वही उसकी परमिटेड स्टेट है। यही क्या भैया, क्वांटम, वही है क्वांटम कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन। ठीक है भैया, यानी VN/RN इक्वल्स टू में NH/2 पाई। कि अगर कोई बराबर किसी का एंगुलर, किसी का भी एंगुलर मोमेंटम अगर NH/2 पाई के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब उसकी ऑर्बिटिंग स्टेट क्या है भैया, ऑर्बिटिंग स्टेट क्या है भैया, n। ऑर्बिटिंग स्टेट क्या है भैया, n के बराबर। अब ये अगर 3 के, देखिए भैया ये 3 H/2 पाई के बराबर है, तो ऑर्बिटिंग स्टेट क्या होगी भैया, 3। 2 H/2 पाई के बराबर आ गया, तो ऑर्बिटिंग स्टेट क्या होगी भैया, 2। किसी बच्चों को नहीं पता होता 11th क्लास में जब वो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, चीज को केवल रटते हैं, ठीक है। चलो भैया मिटा दू, चलो भैया मिटा दो, आगे बढ़ते भैया, मिटा दू। अगला लिखिए भैया, अगला लिखिए थर्ड, स्टेशनरी ऑर्बिट। थर्ड पोस्टुलेट से भैया स्टेशनरी ऑर्बिट। देखिए बेटा स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है भैया, ध्यान दीजिए। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर स्टेशनरी ऑर्बिट में है, मतलब परमिटेड स्टेट में या ग्राउंड स्टेट, ये बहुत सारे नाम है इसके, बाकी चीजें की है, ग्राउंड स्टेट, स्टेशनरी स्टेट, परमिटेड स्टेट, ठीक है भैया, नॉन रेडिएटेड स्टेट, ठीक है भैया, तो ये सब एक ही चीज है, ठीक है भैया। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में होगा तो कभी भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। लिखिए भैया, वाइल स्टेशनरी ऑर्बिट लिखना, स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट लिखो पहले, उसके आगे लिखो भैया while revolving in a stationary orbit,
while revolving in a stationary orbit, comma, an electron does not radiate energy. इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी। क्लियर भैया, किसी को दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते भैया, चलो लिखिए भैया, सबसे मेन आने वाली है भैया, लिखिए फ्रीक्वेंसी कंडीशन। फ्रीक्वेंसी कंडीशन फोर्थ है, फोर्थ पॉस्टुलेट, फ्रीक्वेंसी कंडीशन। क्या कहता है भैया कंडीशन? ध्यान दीजिए, ये कहता है कि भैया ये ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, मतलब कोई भी ऑर्बिट हो सकती है, ठीक है भैया। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है बगैर एनर्जी को रेडिएट किए हुए। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है बगैर एनर्जी रेडिएट किए हुए। ये फर्स्ट और ये एक कोई ऑर्बिट है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या मलिक? इसका मतलब क्या है भैया? अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और यहाँ पे एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है? ये कहाँ पे है? अबे ये यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, बाहर में नहीं। हाँ, उसमें एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा, मतलब क्या इसका? अच्छा, अभी बताया थोड़े पहले, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता? स्टेशनरी स्टेट में या ग्राउंड स्टेट में, ही बताया थोड़े पहले। तो अगर ये यहाँ पे एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या भैया? ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। क्या भैया? यहाँ पे कभी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। इसके ऊपर आई एनर्जी, क्या है भैया? फोटोन आया, जिसकी एनर्जी क्या थी भैया? एच न्यू। क्या थी भैया? अभी एनर्जी इसको मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब कर। ये ध्यान रखना, ये एनर्जी, ध्यान रखना भैया, ये एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या होनी चाहिए भैया? छोटी होनी चाहिए। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगी तो क्या होगा मलिक भाई बताइए? अगर ये जो एनर्जी गिर रही है उसके ऊपर, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगी तो क्या होगा? ये तो दिमाग होना चाहिए ना। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बाहर ही हो जाए परमानेंट, कभी वापस ना आए, इस एटम के कांटेक्ट में ही ना रहे। तो भैया अगर इतनी ज्यादा एनर्जी गिर गई कि ये आयोनाइज हो जाए एटम, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ने इस एटम का साथ छोड़ दिया है, अब ये कभी नहीं आ सकता, ग्राउंड स्टेट में कभी नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो एनर्जी गिर रही है वो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी भैया? कम है, लेस देन एच न्यू इज लेस देन आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है भैया, तभी हमारी ये सारी चीजें डिफाइन हो पाएगी, अदरवाइज ये डिफाइन नहीं हो पाएगी। वरना इलेक्ट्रॉन ही छोड़ के भाग जाएगा तो फिर कहां बन रहा है स्पेक्ट्रम? नहीं। ठीक है भैया, तो एनर्जी गेन की, और एनर्जी गेन करने के बाद ध्यान दीजिए भैया, इस स्टेट की, हर स्टेट की एनर्जी अलग अलग होती है। आप न्यूक्लियाई में पढ़ोगे तो न्यूक्लियाई में देखोगे पहले ऑर्बिट की एनर्जी अलग होती है, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी अलग होती है, तीसरे ऑर्बिट की, ऐसे एनर्जी क्या होती है? अलग होती है। जितना सेंटर से दूर जाते हैं उतनी एनर्जी क्या होती है? बढ़ने लगती है, बढ़ती है एनर्जी। ठीक है भैया, उतनी एनर्जी क्या होती है? पॉजिटिव नेचर आने लगता है। ठीक है भैया, तो अब देखिए भैया, क्योंकि पास में अट्रैक्टिव नेचर ज्यादा होता है, जहां पे अट्रैक्टिव नेचर ज्यादा होता है तो वहां पे नेगेटिव एनर्जी होती है। क्या होती है? लेकिन जैसे जैसे मैं दूर जाता हूं तो अट्रैक्टिव नेचर क्या होता है भैया? कम होने लगता है। और जब अट्रैक्टिव नेचर कम होगा तो एनर्जी क्या होगी? लेस नेगेटिव। और लेस नेगेटिव जो होता है वो मोर देन लार्ज नेगेटिव होता है। जो लेस नेगेटिव होता है वो ज्यादा नेगेटिव से क्या होता है भैया? बड़ा होता है। तो जैसे जैसे हम ऑर्बिट से दूर निकलते आते हैं, दूर आते आते हैं, तो एनर्जी क्या होगी? लेस नेगेटिव होगी, अट्रैक्शन कम होगा ना। तो जब अट्रैक्शन कम होगा तो लेस नेगेटिव होगी, और लेस नेगेटिव एनर्जी क्या होती है भैया? लेस नेगेटिव एनर्जी क्या होगी भैया? पॉजिटिव नेचर की होती है। ठीक है, तो अब देखिए भैया, जब ये एनर्जी गिरी इसके ऊपर, तो भैया इस ऑर्बिट की एनर्जी, इसमें वही इलेक्ट्रॉन घूम सकता है जिसकी एनर्जी क्या है भैया? E1 है। क्या है भैया? लेकिन जब ये एनर्जी गिरी तो इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी क्या होगी भैया? बढ़ गई। और जब एनर्जी बढ़ गई तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुक नहीं पाएगा। अब क्या होगा भैया? वो कहाँ चला जाएगा भैया? कहाँ चला जाएगा भैया? दूसरे ऑर्बिट में। और एक बात बता दो भैया, E2 इज ग्रेटर देन, ये भैया E2 इज ग्रेटर देन E1। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा तो क्या दिक्कत आई? दिक्कत ये आई कि इसका एमवीआर यानी एंगुलर मोमेंटम इस ऑर्बिट से मैच नहीं कर रहा था, यानी NH/2 से मैच। ठीक है भैया, जब NH/2 से एमवीआर NH/2 से मैच नहीं करता, तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन जो आया है वो एनर्जी क्या करता है भैया? रेडिएट करता है। वो एनर्जी को क्या करे भैया? रेडिएट करने लगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो इस कंडीशन में देखिए, ये इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट है, क्या है भैया इसकी? ग्राउंड स्टेट है, तो इसका मतलब क्या है भैया? कि यहाँ का जो एमवीआर है वो NH/2 के क्या भैया? बराबर है। यानी इलेक्ट्रॉन का मास, वेलोसिटी और रेडियस का प्रोडक्ट इस ऑर्बिट के
NH/2 के बराबर है। लेकिन जब वो यहाँ पहुंचा एनर्जी गेन करके, तो एनर्जी गेन करके पहुंचा जब यहाँ पे, उसकी एनर्जी बढ़ी है, उसका मास और रेडियस, उसका रेडियस बढ़ा है, लेकिन वेलोसिटी अब भी क्या है, वही है। समझ गए भैया? तो जब हम यहाँ पे देखते हैं भैया, तो MVR यहाँ का MVR NH/2 के बराबर नहीं आता। और जब NH/MVR NH/2 के बराबर नहीं आता, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है भैया, एनर्जी को रेडिएट करना चालू करता है, एनर्जी को। और कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा, जितनी इसने क्या किया भैया, एब्जॉर्ब किया, उतनी एनर्जी क्या करता है भैया, रेडिएट कर देता है। और बाद में फिर कहां पहुंच जाता है, ये ग्राउंड स्टेट में। तो भैया गेन, एनर्जी गेन स्लैश लूज इज इक्वल्स टू में दोनों ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस। मान लीजिए यहाँ की 4 है और यहाँ की 10 है, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब उसने एनर्जी कितनी गेन की होगी, 6 की होगी ना। और लूज कितनी करेगा, 6 ही करेगा, क्योंकि इससे नीचे तो जा नहीं सकता हो। ठीक है भैया? चलो भैया ये हो गया आपका। तो ये जो गेन एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी है, h न्यू। तो क्या होगा, E2 माइनस E1, और ये क्या होगा, न्यू इक्वल्स टू में E2 माइनस E1 अपॉन में क्या होगी भैया, h। ठीक है भैया, ये फ्रीक्वेंसी होती है इसके साथ। ठीक है भैया? वेलोसिटी कॉमन कैसे, अरे वेलोसिटी कॉमन कहां बोल रहा है, वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होती आएगी, वो इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी सेम ही रहती है। लिखवाया नहीं क्या मैंने इसके बारे में, अरे हो गया बस यही, डायग्राम डालो फिर और क्या लिखोगे, यही तो लिखाओ। वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं भैया, नहीं बढ़ेगी वेलोसिटी, ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ती है। क्या कह रहा है, अब तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो यहाँ पे देख तो ले, अबे मैग्नेटिक फील्ड फैक्टर नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस पड़ता है उसकी वेलोसिटी पे। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, BQV, समझ गया? कॉपी कर लो, अच्छा कॉपी कर लो। लिखिए भैया, कैलकुलेशन इन बोर पोस्टुलेट्स, कैलकुलेशन इन बोर पोस्टुलेट्स। मैंने ध्यान नहीं दिया भैया, बाद में पूछ लो कॉल करके। अब तू क्वेश्चन पूछ के मेरे को अपने डिसीजन से डाइवर्ट नहीं कर सकता, मैं मारूंगा तेरे को, मारूंगा, पक्की बात है, कुछ भी कर ले। बस सुशांत है, उन्हीं है सुशांत, वो है। ठीक है भैया? ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन ऑफ ऑर्बिट, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, कैलकुलेशन स्टार्ट है। अब ये हो गए पोस्टुलेट्स, ऑर्बिट की रेडियस की, ऑर्बिट की रेडियस की। ओए भाई ध्यान दीजिए भैया, रेडियस ऑर्बिट की रेडियस की कैलकुलेशन करने आ रहे हैं, और ये सारी कैलकुलेशन बेस्ड है इन्हीं चारों पोस्टुलेट्स पे। जितने पोस्टुलेट्स पढ़े उन्हीं के ऊपर हम सारी कैलकुलेशन करेंगे, बड़ा आसान है, ध्यान दीजिएगा भैया। ठीक है भैया? तो भैया एक इलेक्ट्रॉन है जो R रेडियस में घूम रहा है विद वेलोसिटी Vn, और इसका मास क्या भैया, m है। अच्छा, घूमने के लिए मैंने क्या बताया भैया, क्या चाहिए, घूमने के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बताया आपको पीछे भैया, फॉर रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इट नीड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, विच प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है भैया? तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है भैया, मास वेलोसिटी अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, याद है ना भैया, MVR। ठीक है भैया? और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है भैया, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अच्छा, न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो क्या है, ZE के बराबर है, मैंने आपको बताया था भैया, ZE के बराबर। ठीक है भैया? तो मास वेलोसिटी क्या है भैया, Vn है। Vn मतलब किसी भी ऑर्बिट की वेलोसिटी, हर वेलोसिटी, हर रेडियस की वेलोसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, तो इसलिए मैंने Vn यूज कर रखा है। और हर ऑर्बिट की रेडियस भी क्या होती है भैया, अलग होती है, तो इसलिए Rn यूज कर रखा है। के बेटा Q1 क्या है यहाँ पे, ZE,
जेड ई, और ये क्या भैया Q2 क्या भैया इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, वो क्या भैया E, अपॉन में क्या हुआ ये, और ये क्या कटमर क्या ठीक है भैया। तो देखिए ध्यान दीजिए भैया एम, आपको पता है भैया वी ऑल्सो नो अभी हमने देखा बोर का सेकंड पोस्टुलेट क्या था, बोर का सेकंड पोस्टुलेट क्या था भैया एम वी एन आर एन इक्वल्स टू में एन एच अपॉन में 2 पाई, ठीक है भैया यही था बोर का सेकंड पोस्टुलेट। तो वी एन क्या होगा भैया एन एच अपॉन में 2 पाई एम वी आर एन, सॉरी आर एन, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ये बोर का सेकंड पोस्टुलेट था। इस वी एन की वैल्यू क्या डालो यहाँ पे डाल दो, ठीक है भैया। तो हमने डाल दिया यहाँ पे वैल्यू क्या होगा एम, देखिए इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम आर एन स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। चलो और ये हो जाएगा भैया आपका हो गया, ठीक है के जेड ई स्क्वायर अपॉन में क्या हो भैया आर एन, ठीक है भैया। अब हमने इस आर से इस आर को क्या किया भैया कैंसिल कर दिया। अब जब ये आर और यार बहुत डिस्टरबेंस आ रही है यार, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति का नाश होने को आता है ना तो अपने आप ही वो क्या करता है उस मुसीबत की तरफ जाने लगता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, तो बस वो जाने लगता है। और जब वो बर्बाद हो जाता है ना तब समझ में आता है कि यार मैं गलत आया था। नहीं मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। आदमी को तभी सच्चाई का पता लगता है कि मैंने गलत किया है जब वो सब कुछ कर चुका होता है, ठीक है ध्यान रखो, ठीक है भैया गीता का ज्ञान थे संडी मारूंगा तेरे एन कौन, अच्छा कहाँ पे है ना ये, हाँ इसको आएगा लिख रहा हूं मैं, ठीक है चलो भैया। तो आर एन निकालना, क्या निकालना भैया, तो इसको परली साइड में ले आओ, इसको औरली साइड में ले आओ, तो क्या होगा भैया आपका एक एम से एक एम क्या हो भैया कैंसिल हो गया, स्क्वायर तो मैं तो इसलिए स्क्वायर नहीं लगाता कट जाता हूँ क्या ना, ठीक है भैया। इसको यहाँ पे देखिए ये आर एन भाई प्लीज इसको उधर ले आओ, इसको उधर ले आओ, तो क्या होगा भैया आर एन इक्वल्स टू में क्या होगा भैया आपका एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, देख लीजिए भैया आपकी रेडियस ये आई है, ठीक है। और ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, हाँ 4 पाई, तुझे साढ़े अपना नाम नहीं याद रहता, ठीक है देखिए भैया ओए ध्यान दीजिए भैया यहाँ पे एच क्या है कांस्टेंट, 4 क्या है भैया कांस्टेंट, पाई क्या है भैया कांस्टेंट, मैम क्या है भैया इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट, के क्या है भैया जेड नहीं है कांस्टेंट, क्योंकि अलग अलग एटम के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है भैया अलग अलग, ई क्या है भैया, तो भैया हमने देख लिया आर एन इक्वल्स टू में एन आर एन डायरेक्टली इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन में जेड, अब सब चीज कांस्टेंट हटा दिया ना तो एच जेड एच स्क्वायर, जब प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं सारे कांस्टेंट को हटाना फर्ज है हमारा, समझ गया। अब कोई भी कांस्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है भैया। 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होगा भैया हाइड्रोजन के लिए क्या होगा हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, देखिए भैया हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन लाइक एटम के पास भी क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि भैया वो इलेक्ट्रॉन लूज करके 1 इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेते हैं। तो भैया क्या होगा हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी भैया, ठीक है हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब हो गया हाइड्रोजन हो गया ड्यूट्रियम ट्रीट्रियम, ठीक है भैया बहुत सारे होते हैं। तो आर एन इक्वल टू क्या होगा भैया एन स्क्वायर जेड की वैल्यू क्या होगी भैया आपकी 1 होगी। अगर मैं पहले ऑर्बिट की बात करूं, अगर मान लीजिए आर एन इक्वल में के एन स्क्वायर लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया भैया के क्या भैया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है भैया। तो भैया देखिए पहले ऑर्बिट के लिए अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं, हाँ फर्स्ट ऑर्बिट की एन की वैल्यू अगर मैं ले लूं पहले ऑर्बिट की बात करूं तो आर एन क्या होगा भैया आर वन इक्वल में क्या होगा के, क्योंकि ये तो 1 हो गया। अच्छा अगर दूसरे ऑर्बिट की बात करूं एन इक्वल में 2 तो क्या होगा भैया आर टू इक्वल में क्या होगा 4 क्या होगा, मतलब पहले वाले से 4 गुना दूर होगी रेडियस। पहले वाले अगर के डिस्टेंस पर है तो दूसरी वाली ऑर्बिट सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होगी 4 के टाइम, ठीक है भैया। तीसरे ऑर्बिट की बात करता हूं तो तीसरी ऑर्बिट क्या होगी भैया 9 के, मतलब सेंटर से 9 गुना दूरी पर होगी, ठीक है भैया समझ गया भैया। तो अगर मैं सारे प्लीज R1 रेशियो R2 रेशियो R3 रेशियो जितना भी करूं तो रेशियो क्या आएगा भैया 1:4:4 के सब में से कैंसिल जाएगा 9:2 आगे चलता रहेगा भैया, समझ गए भैया। तो ये भैया रेडियस की कैलकुलेशन और उसके बारे में है, सीधा सीधा आप यहाँ से
कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, इस टर्म को याद रखना, ठीक है भैया। और यहाँ से आप रेशियो बता देना कि रेडियस का रेशियो, मतलब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। इसका मतलब यह है कि भैया जैसे एक एटम है, जैसे उसका एक ऑर्बिट इतनी दूरी पर है, तो दूसरा ऑर्बिट के बीच में गैप फिक्स नहीं रहेगा, वो और दूर हो जाएगा, ठीक है भैया। अगला ऑर्बिट और दूर रहेगा, समझ गए भैया, अगला ऑर्बिट और दूर रहेगा, तो ये मतलब इनके बीच में ये गैप क्या होता है भैया, अलग अलग होते हैं। हर जैसे प्लैनेटरी मोशन देख लो आप, प्लैनेट वाली जो प्लैनेटरी मोशन होती है ना, उसमें भी ऑर्बिट क्या होता है भैया, पहला प्लैनेट क्या है भैया आपका, मरकरी। मरकरी 5 करोड़ किलोमीटर के आसपास है, ठीक है भैया। दूसरा प्लैनेट क्या है भैया आपका, वीनस। वीनस जो है वो 10 करोड़ किलोमीटर के आसपास है, ठीक है भैया। चलो भैया करो, खैर क्लियर है भैया सबको, करो करो करो। बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, अरे उसे सॉल्व कर लेना, खत्म, इसका पता नहीं क्या आएगा, ध्यान नहीं होगा, कल बता दूंगा। नहीं इसकी अभी आवश्यकता इतनी थी, न्यूमेरिकल में बता दूंगा मैं। चलो भैया ठीक है, तो